गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। तो आई होप आपने कल टेलीग्राम ग्रुप पर ये लिस्ट सॉर्ट ऑफ देखी होगी। इसके अंदर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था। यहाँ पर क्या है कि ये लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स है ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपके टॉप ऑफिशियल्स जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब से लेकर जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब। इसके अलावा जो सेक्रेटरी होते हैं, जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी काफ़ी फेमस होते हैं, और ये सब। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही मिनिस्ट्रीज हैं दोनों, इनके सबके सेक्रेटरीज हैं। इसके अलावा इसके बाद आपको दिखेगा चीफ मिनिस्टर। तो ये आपके चार तरह के मिनिस्टर्स आपके इंडिया के पूरे इसमें कवर्ड हैं, सारे सारे टोटल। और ये 25 अगस्त की से अपडेटेड है लास्ट। मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे हैं, तो ये अभी 27 अगस्त को ये नई ओथ लेने वाले हैं, उदय उमेश ललित। और अभी के लिए NV रामन है, और 2 दिन के लिए। तो अभी जब आपकी द्रौपदी मुर्मू आपकी जब प्रेसिडेंट बनी है, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो अपना अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इसको अपॉइंट कर दिया है ऑलरेडी। अब ये 27 से फंक्शनल होंगे और 27 को अपनी ओथ लेंगे। तो मैंने वही मेंशन कर दिया है यहाँ के लिए, बट इसके अलावा सब चीज़ें 25 अगस्त लेटेस्ट अपडेटेड है। तो ये चीज़ है। अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई बार आपके काम आ जाती है ये, और मतलब इसके अंदर सारे ही डेटा आपको एक ही प्लेस में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर करना और नीचे जाके कमेंट कर देना। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी चीज़ एक दो बता देता हूँ। पहले होता क्या है कि जैसे आप क्या कर सकते हैं याद करने के लिए और भी कुछ। तो ये आपके टॉप ऑफिशियल्स हैं, इनको आप एक बारी में याद कर सकते हैं। इनके अलावा आप सेकेंड बारी जब याद करने लगेंगे, तो आप कैबिनेट मिनिस्टर में से जो आपको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री लगती हैं, जैसे डिफेंस हो गया, इसके अलावा फाइनेंस का, इधर एक्सटर्नल अफेयर्स का भी हो सकता है कभी कभी। इसके अलावा कॉमर्स इंडस्ट्री और ये है पीयूष गोयल, आपको मैंने कई बार कवर किया है, नितिन गडकरी हमने कल ही कवर किया। तो इस तरीके से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे इनमें से आप वो कवर करें एक बार। बाकी आप मार्क करके छोड़ दें कि ये क्या मतलब बाद में करेंगे कवर, और इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं चाहे तो उस पर्पज़ के लिए। फिर उसके बाद ऐसी सेक्रेटरी का है, सेक्रेटरी में आपको प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी, और ये सब आपको थोड़े थोड़े याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको बाकी जो बचे हैं वो याद कर सकते हैं। अब इसके अलावा सेक्रेटरी में एक बात छोटी सी है कि सेक्रेटरी होता है IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर, मतलब जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। तो इसके अलावा ये जो होते हैं बाकी मिनिस्टर्स, ये सब पॉलिटिशियंस होते हैं। तो ये छोटी सी डिस्टिंक्शन है। और कहीं कहीं पर ये खाली छूटा हुआ है, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन का भी कोई सेक्रेटरी नहीं है, तो वहाँ पर ये वेकेंट है, यहाँ पर खाली छूटा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके बाद चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर को आप वैसे एरिया वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, कि जैसे सेवन सिस्टर के चीफ मिनिस्टर आज याद कर लिए, फिर उसके बाद नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं वहाँ के याद कर लिए। तो उसमें से आप इस लिस्ट में से ये बना सकते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको प्रिंट करा लें एक बारी के लिए, और एक बार लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, या फिर नीचे जाके इसमें कमेंट कर देना कि इट इज़ रियली यूजफुल, या जो भी आपको लगता हो। सो मैं इसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। तो आज की न्यूज़ में बात कर रहे होंगे 25 अगस्त की मेजर हाईलाइट्स के बारे में। तो पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। NARCL प्रपोजेस टू बाय 5 डिस्ट्रेस्ड लोन अकाउंट्स। सबसे पहले NARCL क्या है? NARCL होता है आपका नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये आपकी एक गवर्नमेंट बैक्ड बैड लोन कंपनी है। बैड लोन कंपनी का मतलब होता है जैसे अगर आपकी कंपनी के पास बैड लोन हो गए, आपने लोन ले लिए फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपीस के, और अब आपका मतलब अब आपका एक तरीके से बिजनेस बंद हो गया किसी भी रीजन की वजह से, और इतना कम हो गया कि आप पे ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके प्रॉफिट, आपका पैसा, कैश फ्लो इतना बच ही नहीं रहा है। तो आपके जो टोटल असेट्स हैं वो बेच दिए जाएंगे उन 100 करोड़ के लेंडर्स के द्वारा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये रिजोल्यूशन का प्रोसेस होता है। अब ऐसी जो आपके लेंडर्स होते हैं, कई कई कंपनीज होती हैं जो ये रेजोल्यूशन का प्रोसेस कराती हैं, जो इस आपके लोन को और आपके जो भी बचे हुए असेट्स हैं दोनों चीज़ों को खरीद लेगी। वो उसकी हेडेक है फिर कि वो कैसे लोन रीपे करेगी, कैसे करेगी, जो भी करेगी, बट वो पूरा खरीद लेती है आपका बिजनेस। और उसके बदले में पैसे, मतलब जनरली बहुत ही कम कंपनसेशन होता है, क्योंकि आपका बिजनेस बंद ही हो चुका है ऑलरेडी। तो ऐसे ही NARCL ने 5 डिस्ट्रेस लोन अकाउंट जो बड़े बड़े चल रहे हैं इंडिया के अंदर अभी, जिसके अंदर फ्यूचर रिटेल, GTL लिमिटेड, रेनबो पेपर्स, ये कुछ कंपनीज के चल रहे हैं। फ्यूचर रिटेल का हमने कई बार कवर किया भी है। तो इन ऐसी 5 कंपनीज का मतलब इनको ऑफर दिया है कि हम आपको अक्वायर करना चाहते हैं। अब होता क्या है, ऐसा रेजोल्यूशन प्रोसेस जनरली कोर्ट में जाके होता है। कोर्ट में जाके मतलब कि जैसे ये जो पूरा केस चल रहा है, जैसे फ्यूचर रिटेल का केस चल रहा था, तो कोर्ट के अंदर ये डिसाइड हुआ कि इसको रेजोल्यूशन कर देंगे। बट अगर कोर्ट में भी ये बता भी देते हैं कि कौन रेजोल्यूशन करेगा, यानी कि कोर्ट में डिसाइड भी हो जाता है कि कौन रेजोल्यूशन करेगा, तो वो कोर्ट के द्वारा फिर वो रेजोल्यूशन होती है। और उसके अंदर फिर लेंडर की परमिशन नहीं चाहिए, जो आप जिसको आप जिसने आपको लोन दिया है उसकी परमिशन फिर नहीं चाहिए। अब अगर आउट ऑफ कोर्ट रेजोल्यूशन हो रहा है, यानी कि जैसे NARCL ने खुद से बोला है, कोर्ट ने नहीं बोला, किसी भी कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी ने नहीं बोला, तो NARCL अगर खुद प्रपोजल दे रहा है, इसी तरीके से कोई भी प्राइवेट अगर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनती है फ्यूचर में, वो आपकी देती है प्रपोजल, तो वो भी,
तो इन दोनों ही केसेस में 75% ऑफ द लेंडर्स, जैसे जिसने आपको पैसा दिया है, लोन पे दिया है कंपनी को, उनमें से 75% ऑफ द लेंडर्स को अग्री करना चाहिए, तब वो जाके अपना प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, तब एनएआरसीएल अपना काम कर पाएगा। अब यहाँ पर इफेक्टिवली मैं क्या बोलूँ कि फ्यूचर रिटेल, जीटीएल, रेनबो पेपर्स और ऐसी दो और कंपनीज, इनके 75% क्रेडिटर्स जो है उनको मानना पड़ेगा कि हाँ एनएआरसीएल तुम कर दो, इसका रेजोल्यूशन कर दो, जो भी हमारा पैसा मिले हमें दे देना, तब वो जाके कर पाएंगे इसको। ना आगे चलते हैं एआईएफ। एआईएफ मतलब होता है आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये आपके क्या कर रहे हैं, नियरिंग द एंड ऑफ लाइफ साइकिल में गेट अ 2 ईयर ब्रीदर। मैं पहले आपको बहुत बेसिक से कवर करूंगा, ये काफी थोड़ी हाई लेवल न्यूज है। एआईएफ का मतलब होता है एक ऐसी स्पेशल कैटेगरी का फंड होता है दैट डिफर्स फ्रॉम कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि वो जो नॉर्मल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती हैं जो पुराने टाइम से चली आ रही हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटीज। ये बहुत ही कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट है, मतलब क्रिप्टो करेंसी तो नहीं बोलेंगे, बट जनरली ये जो कि एआईएफ वाली कैटेगरी है उससे कम मतलब एक तरीके से उससे ज़्यादा कन्वेंशनल एक तरीके से। तो जैसे आपके स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह भी इसके अंदर आ गया, कमोडिटी इसके अंदर आपका गोल्ड वगैरह भी आ गया। तो इस तरीके से सभी ऑलमोस्ट इसमें कवर्ड है, बट क्या नहीं कवर्ड है, बट इन स्टार्टअप्स एंड एसएमईज एक्सेट्रा। यानी कि आप देखेंगे जो जैसे आपके प्राइवेट इक्विटी फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड मतलब बहुत सारे जो वेल्दी लोग हैं उन्होंने अपना फंड सेटअप किया है, या हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड की सॉर्ट ऑफ भी सेटअप कर सकते हैं, जिसे वो रिटेल लोगों से पैसा लेंगे और फिर वो स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स हो सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। तो ये सब जो टर्म्स होती हैं ये आपके ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आता है। अब ऐसे जो फंड है, सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है प्राइवेट इक्विटी फंड और वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर मैंने प्राइवेट इक्विटी कवर कर लिया, वेंचर कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा फंड जो बहुत सारे वेल्दी लोग मिलकर सेटअप करते हैं, जैसे आपका अंकुर वारी को अगर आप जानते हैं तो वो एक बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। तो वो उनके पास मतलब वो अपने फंड को ऐसे स्टार्टअप्स के अंदर, एसएमई मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, जो स्टार्टअप से थोड़ा बड़ा है बट बड़ी कंपनी भी या मीडियम साइज कंपनी भी उसको नहीं बोलेंगे, तो स्मॉल एंड माइक्रो एंड मीडियम ऐसे करके बोलेंगे। तो वो सब कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हुआ क्या है कि जो इन्होंने काफी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, अब इनका एक पीरियड होता है जिसमें जनरली अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं ताकि ये रिटर्न कमा सके और कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सके या कैश फ्लो जनरेट कर सके। बट क्योंकि अब लिक्विडिटी इश्यूज चल रहे हैं इनकी अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट के अंदर, इसके अंदर मैं जानता हूँ बहुत सारी टर्म्स है, मैं आपको सारी कवर कर रहा हूँ अभी तक। अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि कोई स्टॉक मार्केट या कोई डेट मार्केट नहीं है जहाँ पे लिस्टेड है, ये डील के थ्रू होता है। अब प्राइवेट डील करनी पड़ती है, अगर आपको बेचना है तो भी डील करनी पड़ेगी, यानी किसी को मनाना पड़ेगा, किसी को पिच करना पड़ेगा। तो ये जो है कोई कर ही नहीं रहा अभी, और लिक्विडिटी का इशू चल रहा है, यानी पैसे नहीं दे पा रहे, तो उसकी वजह से ये लोग चाहते हैं, सेबी ने एआईएफ को गाइड किया है कि 2 और साल से जनरली इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का प्लान करो। 2 साल के अंदर चीज़ें ठीक होंगी और हो जाएगा, आपका सेल हो जाएगा। और 2 साल तक प्राइवेट इक्विटी फंड और वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को बोलो कि नहीं बेचो, क्योंकि उससे होगा क्या कि जैसे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन है 100 रुपए की, 100 रुपए की अगर वैल्यूएशन है, प्राइवेट इक्विटी वाले ने इन्वेस्ट किया था 100 रुपए की वैल्यूएशन पे, मान लेते हैं उसने 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके पास 50% इक्विटी है, वो बेचना चाहता है। अब वो बेचना चाहेगा तो उसका आइडियली क्या मन करेगा कि 50 से ऊपर बिके, बट अभी क्योंकि लिक्विडिटी इश्यूज चल रहे हैं तो वो ट्राई करेगा कि चलो 50 में, 50 से थोड़ा कम में भी चली जाएगी तो कोई बात नहीं, मेरे पास कैश फ्लो आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे स्टार्टअप की वैल्यूएशन पे फर्क पड़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। जो क्योंकि अगर मान लेते हैं 50 की उसकी वैल्यूएशन थी, जितना 50% शेयर की, वो 40 पे बिकती है। 40 पे बिकने का मतलब है कि पूरी कंपनी की वैल्यूएशन 80 रुपीज पर चली जाएगी, क्योंकि 20% का डिक्लाइन होगा। तो ये काफी एक बड़ा, वो अगर आप मैक्रो परस्पेक्टिव से देखें तो काफी बड़ा फैक्टर रहता है। आगे चलते हैं, टोरेंट फार्मा सेट टू अक्वायर क्यूरेशियो हेल्थ केयर। ये आपके एक क्यूरेशियो हेल्थ केयर है, ये मैन्युफैक्चरर है स्किन केयर प्रोडक्ट्स का। तो इसके अंदर अभी के जो ओनर्स हैं, 2 ओनर्स की बात कर रहे हैं, क्रिस कैपिटल एंड सिकुआ कैपिटल, ये 20% एंड 33% रिस्पेक्टिवली ओन करते हैं। और टोरेंट फार्मा जो है अक्वायर करेगा, टोरेंट फार्मा अपने टोरेंट ग्रुप है जो उसका, ये टोरेंट उससे रिलेटेड नहीं है, जो जैसे मूवीज वगैरह डाउनलोड करने के लिए होता है, उससे कहीं रिलेटेड नहीं है। टोरेंट फार्मा एक अपनी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो उसको ये अक्वायर कर रहे हैं और 53% तो यही हो गया, और इसके अलावा कुछ प्रमोटर्स का शेयर भी ये मतलब लेंगे, खरीदेंगे। और उसके अंदर प्रमोटर आते हैं, जी के रवानी इनके प्रमोटर हैं क्यूरेशियो के, उसके शेयर ले सकते हैं। अब इसके अंदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स मार्केट, ये एक अलग से डेटा दिया हुआ था जो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। स्किन केयर प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है पूरा इंडिया में, अगर 2020 के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन देखें तो वो 13,000 करोड़ पर आती है, और इसका CAGR ग्रोथ का 11% है। तो मतलब ये कई बार परस्पेक्टिव देने के लिए काम आ सकता है, इससे डायरेक्ट कोई बेनिफिट न्यूज में नहीं होगा। पेपर स्टॉक्स कंटिन्यू टू रैली ऑन लाइकली प्राइस हाइक, एनालिस्ट साउंड कॉशन। तो यहाँ पर हुआ क्या है, पेपर इंडस्ट्रीज में ये एक स्पेकुलेशन चल रही है
कि 1 सितंबर से प्राइस में हाइक होने वाला है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोल दिया, और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि प्राइस हाइक होने वाला है पेपर का। और इसका यही है कि इसकी वजह से 10% के आसपास तक इंक्रीज आ गया है स्टॉक प्राइसेस के अंदर, जो पेपर वाली कंपनीज है। अब जैसे उस कंपनी में कई, क्योंकि हमें नाम नहीं पता होते कंपनीज के, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं कुछ आइडेंटिफाई करके। जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर, टीएन न्यूज प्रिंट, ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं, कंपनी जो पेपर के अंदर डील करती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट भी है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। ये क्या है कि मतलब पहले मैं आपको न्यूज बताता हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड टाइप की जो कंपनीज है, वो सबसे ज्यादा अच्छा कर रही है, इस मतलब जो आपका इंक्रीज हो रहा है स्टॉक प्राइस के अंदर, वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है जेके पेपर, आंध्रा पेपर, और इसके अंदर वेस्ट कोस्ट पेपर भी इंक्लूडेड है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। तो ये जो कंपनीज हैं, क्योंकि ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, मैं बताऊंगा क्या होता है, उसी वजह से सबसे अच्छा कर रही है। अब बैकवर्ड इंटीग्रेटेड क्या होता है, जैसे एक आप एक सप्लाई चेन कंसीडर करेंगे। सप्लाई चेन में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को माल देता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर वाले आगे कस्टमर को बेचते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो आपका रिटेलर है, मान लेते हैं रिटेलर अपनी सप्लाई चेन को, अपने बिजनेस को इतना बढ़ाता है कि वो प्रोड्यूसर के लेवल तक पहुंच जाता है। क्या हुआ मतलब, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, या आपका डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर है, फिर रिटेलर है। रिटेलर ने अपना बिजनेस ऐसे एक्सपैंड किया, वो पेपर के अंदर ही रिटेल करता था, अब उसने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, उसने डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना शुरू कर दिया। और डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेगा तो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लेगा, ज्यादा उसकी सेल भी हो सकती है, तो उस तरीके से वो एक होलसेलर बन गया। तो ये जो पूरा इस तरीके से फिर नेक्स्ट स्टेप पे उसने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर से ही माल लेना शुरू कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी बीच में से एलिमिनेट हो गया, तो डायरेक्ट आपके प्रोड्यूसर से वो माल लेना शुरू हो गया। अब बहुत जो बड़ी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनीज हो जाती हैं, वो प्रोड्यूसर का काम भी खुद करने लग जाती हैं, तो डायरेक्ट वो बनाती हैं से लेकर बेचती हैं तक खुद काम करती हैं। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है, कि सप्लाई चेन ही पूरी उसके कंट्रोल में आ जाती है। तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, और जितना सप्लाई चेन पे आपका कंट्रोल होता है, उतना आप फ्लेक्सिबल हो पाते हो बिजनेस के अंदर। ये जनरल एक कंसेंसस है इसके ऊपर। IRDAI प्रपोजेस अ कैप ऑन एजेंट्स कमीशन। IRDAI होती है आपकी इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप जैसे सेबी है, सेबी स्टॉक मार्केट के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, ऐसे IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। तो इसने क्या किया, इसने कैप लगा दिया एजेंट की कमीशन के ऊपर। एजेंट कौन, जो इंश्योरेंस बेचते हैं, आपने मतलब सुने ही होंगे, बहुत सारे लोग एशियन इंश्योरेंस बेचते हैं। अब तो जनरली ऑनलाइन है, तो टेलीफोन के थ्रू या आपके ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू हो जाता है, बट आपके मतलब आपने देखा जरूर होगा कोई ना कोई एजेंट जो इंश्योरेंस बेच रहा हो। तो वो उनकी जो कमीशन होती है, वो काफी ज्यादा एक बड़ा एक्सपेंडिचर होती है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। और वहां पर जो है IRDAI ने अपनी कैप प्रपोज कर दी, अभी ये अप्रूव नहीं हुई है, प्रपोज हुई है। इसके अंदर जो सारे बोर्ड, जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है इंश्योरेंस कंपनीज, खासकर LIC, उनका बोर्ड जब ये अप्रूवल दे देगा ढंग से, और मतलब एक पॉलिसी बना देगा, तो फिर ये बोला जाएगा। अब ये इसकी कैप लगा दी गई है 20% ऑफ द ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, यानी जितना आप प्रीमियम कलेक्ट करोगे, जैसे आपने मान लेते हैं 1000 रुपए की पॉलिसी बेची, 1000 रुपए का मंथली प्रीमियम आ रहा होगा, तो 1000 रुपए का 20% यानी 200 रुपए आपको मिल जाएंगे। 200 रुपए के अंदर अंदर आपका एजेंट का कमीशन रहेगा। और ये जर्नल और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अब आपको लग रहा होगा इसके अलावा कौन सा होता है, इसके अलावा हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस होती है। तो 3 तरीके की मेन इंश्योरेंस होती है, जनरल, हेल्थ और लाइफ। जनरल के अंदर आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, वाटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, वो सब आता है। एट प्रेजेंट इट इज मच हायर देन दैट। अभी के लिए वो 20% तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, और बोला जाता है कि जितना आप ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम देते हैं 50% तक भी जाता है कई बार तो एजेंट की कमीशन के अंदर। और इसमें डिपेंड करता है कि अगर कंपनी थोड़ी बड़ी है तो वहां पर वो कमीशन कम दे रहे होंगे, और अगर कंपनी थोड़ी छोटी है तो वो कमीशन ज्यादा दे रहे होंगे अपने एजेंट्स को। हाँ सॉरी, तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर कम कमीशन दे रहे होंगे अगर छोटी कंपनी, अगर बड़ी कंपनी है। तो इसके बाद फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अब यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ऊपर कवर्ड नहीं था। इसके अंदर क्या किया है, इन्होंने प्रपोज किया है, वही रेगुलेटर का मतलब IRDAI है, हैज प्रपोज टू लिंक कमीशन विद एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी EOM। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट मतलब जितना भी कंपनी के जैसे डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बाकी ऑफिसर्स हो गए, जो वर्किंग ऑफिसर या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ये जो सबकी सैलरीज होती हैं, और इनके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, उनको आपका एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। ये कोई इतनी बड़ी टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसे बहुत शॉर्ट फॉर्म वगैरह करके लिखा है तो काफी बड़ा लग सकता है, बट ये इतनी कोई ऐसी पॉपुलर टर्म या बड़ी स्टैंडर्डाइज टर्म नहीं है। इसके अंदर क्या किया है कि EOM की भी एक लिमिट होती है, अगर आप उसके 70% के अंदर हैं, पर कंपनी ये लिमिट अलॉट की जाती है, तो 70% के अंदर हैं, तो आप अपनी जो इनकी कमीशन है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट की, उनको आप EOM से लिंक करा सकते हैं। लिंक कराने का मतलब होता है कि आप EOM जितना होगा
उसकी एक परसेंटेज में दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम से लिंक करा दिया कि जितना ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम होगा उसका 20% होगा। अब यहाँ पर इस तरीके से एईओएम से आपका लिंक करा सकते हैं। आगे चलते हैं, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लाइकली फॉर एक्सपोर्ट्स टू रशिया यूजिंग रुपीज। तो हमने थोड़े दिनों पहले देखा कि रशिया के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं रुपीज के अंदर ये अलाउड किया जा रहा है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं, तो वो होगा। बट बाकी आप स्टैंडर्डाइज सब लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे रशिया में इन द रुपी करेंसी। और इससे यही होगा कि आपका, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लग गए वेस्ट की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वहाँ पर लोग रशिया के साथ ट्रेड हम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड को हम केटर कर सकते हैं, इसीलिए इंडिया यहाँ पर आगे आ रहा है। अब इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए हैं। यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे होंगे जो लोग अपना रशिया में माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको। डिजाइन टू बूस्ट ट्रेड एंड सर्कुलेशन ऑफ रुपया एज वेल, तो इससे आपका रुपया करेंसी भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके जो फॉरेन करेंसी की वैल्यू है, मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है उनको फॉरेन करेंसी की टर्म्स में बढ़ाने के लिए। तो ये होता है डिजाइन टू बूस्ट ट्रेड, यानी कि आपका सॉरी, तो डिजाइन टू बूस्ट ट्रेड मतलब आपका ट्रेड भी बढ़ेगा इससे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्ट होगा तो ट्रेड बढ़ेगा यहाँ पर। अब एमिंग टू एड ट्रेड वर्थ $6 to $7 बिलियन इन द नेक्स्ट 2 months। तो नेक्स्ट 2 महीने के अंदर अंदर ये अपने जो एसओपी ये प्लान कर रहे हैं। अच्छा, एसओपी क्या होता है कि एसओपी होता है कि अगर आप ये गवर्नमेंट प्रोसीजर प्रोवाइड करेगी, एक टारगेट प्रोवाइड करेगी, अगर आप वो टारगेट मीट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। यही इंसेंटिव यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा है, तो ये होगा। अब इसके चलते क्या है, जितना इंसेंटिव ये प्रोवाइड कर रहे हैं अभी बताया नहीं है, बट इन्होंने प्लान किया है कि 6 to 7 बिलियन का आपका और ज्यादा ट्रेड हो रहा होगा रशिया के साथ। तो ये काफी बड़ी वैल्यू है। और यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड चीजों को इकोनॉमिक्स में एक्स एंटे बोलते हैं। एक होता है एक्स एंटे, एक होता है एक्स पोस्ट। अगर कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो उसको पता ही होगा। एक्स पोस्ट होता है जब चीजें रियलाइज हो जाती हैं, यानी जब चीजें हो जाती हैं। अगर ये 2 महीने के बाद जितनी भी सेल होती है वो अगर हम काउंट करते हैं, या आज की रेट में अगर हम पिछले 2 महीने की सेल काउंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक्स पोस्ट होता है जब वो हो चुकी है चीज। एक्स एंटे होता है एक्सपेक्टेड वेरिएबल। तो ये चीज है। आरबीआई लिफ्ट्स कर्व ऑन एएमएक्स, अलाउज ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर। एएमएक्स आपका मीनिंग है अमेरिकन एक्सप्रेस। इसके ऊपर 23 अप्रैल 2021 को में एक बैन लग गया था कि ये नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आरबीआई का एक सर्कुलर था 2018 का, जिसके अंदर जो आप पेमेंट डेटा होता है, पेमेंट सिस्टम डेटा, कस्टमर इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्टोर करने का एक प्रोसीजर बताया गया था और आपको उसको कंप्लाई करना था, जो कि एमएक्स ने, अमेरिकन एक्सप्रेस वाले ब्रांड ने नहीं किया था। अमेरिकन एक्सप्रेस आपने सुना ही होगा, काफी फेमस ब्रांड है, वीजा मास्टर कार्ड जैसा ये एक और ब्रांड है। तो ये हुआ। अब इसके साथ साथ 2021 के अंदर डाइनर्स क्लब नाम की कंपनी और मास्टर कार्ड जो हमने अभी बात की, इनके ऊपर भी सिमिलर बैन लगा था। बट ये इनका बैन तो पहले रिमूव हो गया था। अब अमेरिकन एक्सप्रेस का बैन अब जाके रिमूव हो रहा है, जब इन्होंने एक सेटिस्फैक्ट्री कंप्लायंस कर दिया, यानी कि अब इन्होंने इस चीज से, जो आपका यही स्टोरिंग का डेटा वाला था, इससे कंप्लायंस कर दिया। अब आगे चलते हैं। इरेटिक रेंज टू हर्ट रूरल डिमांड। इरेटिक मतलब होता है इरेगुलर, और मतलब जैसे एक्सपेक्टेड था उससे कम होना। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग स्टेट्स हैं, जैसे आपका यूपी है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, केरला, तो इनके अंदर आपका सबसे ज्यादा डेफिसिट रहा रेंज का। 27 से 47% तक का आपका एक्सपेक्टेड लेवल से कम रहा। मतलब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25% से 50% तक, यानी क्वार्टर से लेकर हाफ तक एक्सपेक्टेड रेंज से कम आया। अगर आपने रेंज को नापा जाता है मिलीमीटर्स में या मेट्रिक उसमें, मतलब जैसे अगर आप एक फ्लास्क रख देंगे, एक सिलेंडर टाइप की चीज रख देंगे आपके ग्राउंड के ऊपर, तो आपका जब रेन आती है उसके अंदर पानी भरेगा, तो कितने लेवल तक पानी भरा जाता है उससे मेजर किया जाता है। उसको शायद उसको कुछ बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट उस तरीके से जो आपका जैसे सेंटीमीटर्स के अंदर या मीटर्स के अंदर कभी कभी अगर ज्यादा रेन हो रही है तो इस तरीके से मेजर किया जाता है रेन को। तो उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्सपेक्टेड लेवल से 27 से 47% कम हो रहा है। एज अ रिजल्ट सोइंग ऑफ खारिफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप जैसे कॉटन, ग्राउंडनट, मेज, राइस, इनके ऊपर एक हिट रहा है। खारिफ क्रॉप होती है जो आपकी ऑटम सीजन के अंदर उगाई जाती है, अभी जो टाइम चल रहा है इसके अंदर उगाई जाती है। तो अभी क्योंकि आपका रेन कम हो रही है तो ये लोग नहीं उगा रहे, क्योंकि आप समझेंगे क्यों उगाएंगे। मतलब क्रॉप्स उगाने में आपका अगर सोइंग भी होती है उसके अंदर बहुत कॉस्ट होती है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट होती है, सीड्स की कॉस्ट होती है, उसको टेक केयर करने की कॉस्ट होती है। तो वो सबको वो अब उनको लग रहा है कि कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि रेन ही नहीं आ रही, रेन ही नहीं आएगी तो क्रॉप्स उगेंगी नहीं, तो वो कम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, फूड इन्फ्लेशन भी अफेक्ट हो सकता है फ्यूचर के अंदर। H2 मतलब हाफ टू, यानी कि सेकेंड हाफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। सेकेंड हाफ ईयर का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
अक्टूबर से लेकर मार्च तक का 6 महीने का पीरियड H2 कहलाता है। H2 क्यों कहलाता है? क्योंकि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का पीरियड H1 कहलाता है, हाफ ईयर वन। तो एक साल को दो हाफ में डिवाइड कर रखा होता है, जैसे 4 क्वार्टर के अंदर डिवाइड किया होता है ऐसे। सेंटर सेट टू वे सेलिंग एट लीस्ट 51% ऑफ द 5 बिलियन IDBI बैंक। बहुत इजी न्यूज है, ये पहले भी देखी थी हमने कि गवर्नमेंट और LIC 94% ओन करते हैं IDBI बैंक के शेयर का। अब ये दोनों ही कुछ कुछ अपना शेयर बेचेंगे और 51% स्टेक सेल कर देंगे, जिसको प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं। कोई प्राइवेट प्लेयर खरीद लेगा और उसके बाद दोनों ही आर एक्सपेक्टेड टू रिटेन सम शेयर, दोनों ही अपनी कुछ शेयर्स को रिटेन भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि LIC पूरा अपना बेच देगा या गवर्नमेंट पूरी बेच देगी, वो बात बताई गई है। इन द लास्ट 12 मंथ्स शेयर्स हैव राइजन 6.3%। यही एक्सपेक्टेशन तो काफी कम टाइम से हुई है वैसे, बट लास्ट 12 महीने की, लास्ट एक साल की बात करेंगे तो 6.3% से आपका शेयर बढ़ा है। अच्छा, एक होता है लास्ट 12 मंथ और एक होता है ईयर टू डेट। ईयर टू डेट का मतलब होता है इस साल में, इस जो कैलेंडर ईयर चल रहा है 1 जनवरी से लेकर अभी तक क्या चेंज आए हैं। तो एक आपका लास्ट 12 मंथ हुआ और एक होता है आपका YTD मतलब होता है ईयर टू डेट। इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। यहाँ पर लास्ट 12 मंथ की बात हो रही है। डायलिसिस चेन न्यूफ्रो प्लस, ये शायद इसमें गलत है, NEU होना चाहिए, बट मैं चेक कर लूंगा, इसको अपडेट कर दूंगा। नेफ्रो प्लस अभी के लिए पढ़ लेते हैं। नेफ्रो प्लस प्लान्स टू गो पब्लिक IPO इन 2 years। यानी क्या है, वो अपना IPO लेके आना चाहते हैं 2 साल के अंदर। अब इनसे एक्सपेक्टेशन थी कि इस साल लेके आएंगे, बट अभी इन्होंने क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट दी कि 2 साल में लेके आएंगे। इसके अलावा बताया गया कि नेफ्रो प्लस के बारे में बात कर लेते हैं। डायलिसिस चेन तो ऊपर लिखा ही है। डायलिसिस मतलब जो आपका, मतलब एक ट्रीटमेंट होता है, आप सभी को पता ही है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन का वो चेन एक जो आपका होता है उसको एडिशनल एक इक्विपमेंट से किया जाता है। मतलब आपका हार्ट नहीं काम कर रहा है, बट आपका जो ब्लड है आपकी नर्व को कनेक्ट कर दिया जाता है एक ट्यूब के थ्रू, एक एडिशनल मशीन से, तो उसके थ्रू आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। तो मतलब इसकी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है अभी के लिए। ये फाउंड की गई है कंपनी वो पल्ला संदीप गुदिबंदा एंड कमल शाह के द्वारा 2009 के अंदर। इसके अभी 303 सेंटर्स हैं अक्रॉस 185 सिटीज, जो कि 4 कंट्रीज के अंदर ये फैल चुके हैं, इंडिया, नेपाल, फिलीपींस एंड उज्बेकिस्तान। तो इनके बाद अगर हम देखें तो अभी ये फोकस कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर, और उसके बाद अपना ये IPO लेके आएंगे। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है अपने ही बिजनेस को बड़ा करना। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है किसी दूसरे के बिजनेस को सेम इंडस्ट्री के अंदर अक्वायर कर लेना। तो आप तरीके से उस मार्केट शेयर का भी कैप्चर कर सकते हैं सिर्फ पैसे के थ्रू। तो ये आपका इनऑर्गेनिक रूट होता है। जैसे कि इन्होंने क्या किया, 2018 के अंदर दाविता केयर नाम की एक कंपनी है, उनको इन्होंने अक्वायर कर लिया था। तो ये एक इनऑर्गेनिक रूट का एग्जाम्पल हो गया। ऑर्गेनिक रूट के अंदर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपना डायलिसिस चेन तो है ही, उसके अलावा अपने हॉस्पिटल का चेन अलग से शुरू कर दिया, या किसी भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का जैसे फिजियोथेरेपी का या ऐसा कुछ उन्होंने शुरू कर दिया, तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ हो जाएगी। अब दैट इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार के लिए इस वाली न्यूज़ को, इस जो लिस्ट है इसको ज़रूर देख लें, आपके काफ़ी काम आ सकती है। और अगर आपको, जैसे अगर आप फ़ोन में देखते हैं तो फ़ोन में आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक मोड होता है डेस्कटॉप मोड, तो आप उसको क्लिक कर लेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर दिख जाएगा, नहीं तो थोड़ा इशू रहता है। और उसके अलावा आप अगर प्रिंट व्रिंट करा रहे हैं तो मेरे साथ फोटो ज़रूर शेयर करें, मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं, तो ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। बाकी दैट इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।